यस सी इंटर स्टूडेंट्स, और एक क्वेश्चन ऑडिट का पधार चुका है। ठीक है, हमने पहले 2 चैप्टर के क्वेश्चन कर दिए थे, एमसीक्यू भी कर दिया था, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वो प्लेलिस्ट जाके पूरी देख सकते हो। ठीक है, अब हम चैप्टर 4 देखेंगे। चैप्टर 3 हम नहीं देख रहे क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट मैं फिर भी वो एक बार ऊपर से ले लूंगी आपको ये बताने के लिए कि क्वेश्चंस करना क्यों जरूरी है। ठीक है, आपको इसका फायदा या कैसे इस वीडियोस को यूज करना है वो आपको पता ही है, मैंने पहले वीडियोस में बताया कि सिंपल हेडफोन्स लगाना, कभी भी आप वॉक कर रहे हो या पढ़ने का मन नहीं है, हेडफोन्स लगा दिए, ठीक है, सुन लिया, एक क्वेश्चन और एक कॉन्सेप्ट आपका डन हो गया। अब वही आप बार बार क्वेश्चन पूछोगे कि एक क्वेश्चन से क्या होगा, तो अगर सेम क्वेश्चन छप गया तो आपके फुल मार्क्स से हो जाएंगे। तो थेम्बे थेम्बे तय साचे, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से क्या होगा, 2 क्वेश्चन से क्या होगा, ऐसे चलते रहोगे और आपका टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है उसमें। ठीक है, 10 मिनट आप वॉक कर रहे हो और वॉक करो। ठीक है, 18 घंटे पढ़ रहे हो, 14 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे कंटिन्यूस बैठ के तो नहीं रहना है, थोड़ा वॉक करना भी जरूरी है। तो वो वॉकिंग पीरियड में कान में लगाना डिच्चू और क्वेश्चन सुनते जाना। क्या क्वेश्चन है, कैसे लिखना है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चंस करना क्यों जरूरी है ये आपको तीसरे अभी जो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी ना उससे समझ में आएगा। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, कि जनरल आईटी कंट्रोल्स आर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट रिलेट टू मेनी एप्लीकेशंस एंड सपोर्ट्स द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। पहला सेंटेंस क्या दिया है, जनरल आईटी कंट्रोल्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया, डेफिनेशन काइंड ऑफ। इट इंक्लूड्स एक्सेस सिक्योरिटी एज वेल एज प्रोग्राम चेंज। तो जनरल आईटी कंट्रोल्स में ये 2 चीजें आती है, एक्सेस सिक्योरिटी एंड प्रोग्राम चेंज। ठीक है, अब आप तीसरा चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, विच इज वेरी डिफिकल्ट चैप्टर। क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन द एक्सेस सिक्योरिटी एंड प्रोग्राम चेंज। तो जब हम पढ़ते हैं ना, तब हमारे सर के ऊपर से भी चला जाएगा कि इसके ऊपर तो क्या ही क्वेश्चन आना है। तो आंसर अभी देखते हैं अपन। ठीक है, उसका आंसर क्या है, देखो क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी पॉलिसीज, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, सब सर के ऊपर से जाएगा। करेक्ट, हम जब पढ़ेंगे तब ये क्या लिस्ट है इसमें समझ में नहीं आ रहा, छोड़ देंगे। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन करना जरूरी है, क्योंकि प्लेन जब टेक्स्ट पढ़ते हैं ना हम, हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ता कि ये इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसके ऊपर पहली बात तो क्वेश्चन आएगा भी या नहीं, कुछ पल्ले नहीं पड़ता हमारे। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चंस देखना जरूरी है। अभी क्वेश्चन को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, ये सब एक्टिविटीज को देख के, इसमें से कोई भी एक्टिविटी आपको पता है या इवन एक्सेस कंट्रोल है, इवन जनरल आईटी कंट्रोल भी पता है, तो प्लीज आप कमेंट में बताएं कि आपको ये क्वेश्चन समझा था क्या, ये पता था क्या, ये क्या है। ठीक है, और अगर नहीं तो फिर आपको क्वेश्चंस देखना साथ में बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से पढ़ाई करते हैं, किस टॉपिक को किस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, हेडिंग्स और पॉइंट्स, इस तरह से पढ़ाई करना बहुत जरूरी होता है ऑडिट में। ठीक है, चलो हम हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज चैप्टर 4 क्वेश्चन। क्या लिखा है, ग्रेप लिमिटेड प्रेजेंटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 23-24 टू इट्स ऑडिटर फॉर एक्सप्रेसिंग ओपिनियन। ठीक है, द ऑडिटर वाइल कैरिंग आउट द ऑडिट स्टार्टेड कंपेयरिंग various items of profit and loss of the year under audit with previous financial years. What is the auditor trying to achieve by carrying out those comparisons? सबसे पहली बात, पहले 15 मिनट में आप नहीं समझ पाओगे, आखिरी सेंटेंस से नहीं समझा कि ये क्वेश्चन हमें आता है या नहीं है, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। अब उसने बोला क्या है, सिंपल उसने बोला है कि एक ग्रेप लिमिटेड करके है कंपनी, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात चल रही है। ठीक है, तो उसके ऑडिटर ने क्या किया, उसके ऑडिटर ने ऑडिट जब स्टार्ट किया तब कंपेयर किया किसको, प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स को, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर्स को, किसके साथ कंपेयर किया, विद प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स। कंपैरिजन किया इस साल का अगले साल, पिछले साल से। तो इसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो आपको वो क्लिक होना चाहिए, क्लिक हुआ है तो कमेंट में आपको लिखना है कि इस कंपैरिजन जब हम करते हैं ऑडिट करते वक्त तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऑडिटर को ये कंपैरिजन करके क्या मिल गया। सबसे पहले तो मैं ये पता होना चाहिए कि ये कंपैरिजन को क्या बोलते हैं। ये कंपैरिजन को बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिटेल, कंट्रोल, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, ये सब कुछ याद आ रहा है। ठीक है, तो एनालिटिकल प्रोसीजर की बात चल रही है यहाँ पे। देखो क्या लिखा है, किसकी बात चल रही है,
एनालिटिकल प्रोसीजर। ऐसे आपको एक एक टर्म की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब उसने डायरेक्ट क्या बोला कि ऑडिटर, उसने डायरेक्ट ये बोला क्या कि ऑडिटर ने एनालिटिकल प्रोसीजर की, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आया क्या? नहीं, उसने उसके मतलब से क्वेश्चंस निकाला कि एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब क्या? कंपैरिजन। तो उसने क्या बोला? कंपैरिजन किया, तो उसका क्या फायदा हुआ? ठीक है, तो आपको वो वर्ड भी पता होना चाहिए, उसका मतलब भी पता होना चाहिए, उसका ऑल्टरनेटिव मतलब भी पता होना चाहिए। ठीक है, और ये पता होने की जरूरत कब समझ में आती है? जब हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया किससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब सबसे पहले उसने क्या पॉइंट लिखा है? उसने लिखी है एनालिटिकल प्रोसीजर की डेफिनेशन। इसमें सिर्फ दो ही चीजें हैं जो आपको मेन लिखनी है। क्या? कंपैरिजन एंड रिलेशंस। ये दो ही चीजें, ये दो ही वर्ड्स इसमें मेन है। क्या लिखा है कि एनालिटिकल प्रोसीजर यूज कंपैरिजन एंड रिलेशनशिप टू एक्सेस वेदर अकाउंट बैलेंसेस और डेटा अपीयर रीजनेबल। तो इन शॉर्ट बराबर है या नहीं? तो रिलेशंस मतलब कि जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है और पर एम्प्लॉय कुछ 10,000 या 5,000 सैलरी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, जितना अमाउंट आए उतना तुम्हारे पीएनएल में दिखना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट। ठीक है, कंपैरिजन मतलब जो हम अभी कर रहे हैं, पिछले साल का और इस साल का। ठीक है, अब जब हम एक्चुअल आंसर लिखने जाते हैं, अब इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि एनालिटिकल प्रोसीजर क्यों करते हैं। इंटेंशन पर्पस ही पूछा है ना उसका, क्यों करते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर? वो तो हम डिटेल डेटा निकाल के भी कर सकते हैं या एक एक डॉक्यूमेंट चेक करके भी हम ऑडिट कर सकते हैं। तो एनालिटिकल प्रोसीजर की जरूरत क्यों पड़ती है? मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, सपोज करंट ईयर का प्रॉफिट तुम्हें दिख रहा है 10 लाख। ठीक है, करंट ईयर का प्रॉफिट देख के 10 लाख, बाबा बहुत अच्छा प्रॉफिट है, कुछ ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है, बढ़िया प्रॉफिट कमा रही है कंपनी। ठीक है, बट प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था 2 लाख और उसके प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था 1 लाख। अब एक नॉर्मल बंदे की तरह तुम क्या दिमाग लगाओगे कि हाँ ठीक है ना, होता है, ठीक है, ऊपर नीचे होता है प्रॉफिट। बट एज अ ऑडिटर, स्केप्टिकल माइंड से, ओपन माइंड से, अवेयर माइंड से तुम क्या बोलोगे कि यार 2 का 10 कैसे हो गया, इतना क्या चेंज हो गया? या सपोज पहले उसके पहले 20 लाख था, उसके पहले सपोज 40 लाख था, तो इतना कम कैसे हो रहा है? ये दिमाग ऑडिटर का चलेगा। ठीक है, बट ये आपको करंट ईयर के डॉक्यूमेंट चेक करके पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट जो हमें एक रिस्क पता चली कि यहां कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, तो ये दया को कैसे पता चला? ये पता चला एनालिटिकल प्रोसीजर से। ठीक है, तो मेन चीज हमें सबसे पहले नीचे आंसर में वही लिखा गया है। इट में हेल्प आइडेंटिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स, अमाउंट्स, रेशियोज, ट्रेंड्स दैट माइट इंडिकेट मैटर्स दैट हैव ऑडिट इम्प्लीकेशन। मैम आंसर तो लास्ट में लिखा है, फिर पहले 2 में क्या लिखा है या 3 में क्या लिखा है? पहले दिन में उसमें क्या लिखा है कि इफ बैलेंस इज इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर कंपेयर्ड विद दोज कंटेन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विद प्रीवियस ईयर, इट वुड बी पॉसिबल टू फाइंड आउट द रीजन फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब उसने 2 चीज बोली, ठीक है, कि वेरियस आइटम्स जो भी है प्रॉफिट एंड लॉस के उसने वो कंपेयर किया। ठीक है, तो उसने बोला कि उसकी वजह से क्या हुआ, क्यों उसने कंपेयर किया। तो क्यों कंपेयर किया? ताकि उन्हें पता हो सकता है कि उनको इंक्रीज या डिक्रीज दिखे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उसको उसका रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस इंडिविजुअल आइटम, उसने वेरियस आइटम्स ऑफ पी&एल बोला, तो प्रॉफिट तो चेक करेंगे, प्लस एक्सपेंसेस भी चेक करेंगे, इनकम भी चेक करेंगे, उसके रेशियोज टू सेल्स भी चेक करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के साथ भी चेक करेंगे। व्हेन यू स्टडी द एनालिटिकल प्रोसीजर ना, क्या क्या करते हैं उसमें पता चलता है। ठीक है, तो सेकंड उसने पैरा ये दिया है, क्या लिखा है? बाय सेटिंग अप सर्टेन एक्सपेंस रेशियोज ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर अंडर ऑडिट, कंपेयरिंग देम विद द सेम रेशियोज ऑफ प्रीवियस ईयर। अब ये किसकी बात कर रहे हैं? जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, सेल्स टू एक्सपेंस रेशियो, या सेल्स टू पर्टिकुलर सपोज परचेज, सेल्स टू परचेज या सेल्स टू जीपी, मतलब सेल्स टू जीपी नहीं, सॉरी, मतलब ये सब रेशियोज इस साल के पिछले साल के कंपेयर करके। इफ इट इज पॉसिबल टू असर्टेन द एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वेरियस आइटम, अब इंडिविजुअल आइटम में कहां कहां गड़बड़, ये भी इससे पता चलता है। कि सपोज मेंटेनेंस बहुत ज्यादा चार्ज कर लिया, पिछली बार सिर्फ 10% ही था सेल्स का मेंटेनेंस, इस बार 50% है या 20% है या 30% है, या फिर और कौन से सैलरीज हो गई, ठीक है, या फिर और जितने भी एक्सपेंस है उनका पिछले साल से कंपैरिजन हम करते हैं, ताकि हमें पता चले कि इंडिविजुअल कौन। अब पूरा प्रॉफिट में 10, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में हजारों आइटम हो सकते हैं, सबको तो कंपेयर नहीं कर, या सबका इंडिविजुअल चेकिंग नहीं कर सकते ना। तो एनालिटिकल प्रोसीजर में वो चीज फाइंड आउट करके देता है जिसमें एक्चुअल गड़बड़ है।
ठीक है, तो उसने सेकेंड इसमें वही बोला है कि इंडिविजुअल वो वेरियस आइटम्स ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम, एक्सपेंडिचर इनकम का प्रॉफिट एंड लॉस का सपोज चेक कर रहे हैं तो पता चल जाता है कि एक्चुअल में कहाँ गड़बड़ है, ऑफ वेरियस एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू सेल्स एंड दैट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अब तीसरे में क्या लिखा है, इफ डिफरेंसेज आर फाउंड टू बी मटेरियल, ऑडिटर वुड असर्टेन द रीजंस देयरऑफ एंड एक्सेस वेदर अकाउंट्स हैव बीन मैनिपुलेटेड। सिंपल, उसने क्या पॉइंट्स लिखे। अब जब आप पढ़ते हो ना तो आपको आजू बाजू की भी 4 चीजें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर की डेफिनेशन पता है और वो क्यों करते ये पता है, कैसे करते वो भी थोड़ा उसने बताया कि कैसे हम ये अनयूजुअल ट्रांजैक्शन जो है, देखो इसमें लिखा कैसे ये अनयूजुअल ट्रांजैक्शन ट्रेंड्स, ठीक है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी उसने उस पैराग्राफ में डाला है कि जब हम पिछले साल का प्रॉफिट और इस साल का प्रॉफिट कंपेयर करेंगे तो हमें इंक्रीज डिक्रीज पता चलेगा। जब हम पिछले साल का और इस साल का एक्सपेंस रेशियोज चेक करेंगे, इंडिविजुअल आइटम्स चेक करेंगे तो भी उसमें क्या इंक्रीज डिक्रीज है वो पता चलेगा, ठीक है। एंड इसमें कुछ भी मटेरियल होगा, ठीक है, तो उस चीज का वो रीजन फाइंड आउट करेंगे कि ये इंक्रीज डिक्रीज क्यों है, ठीक है। तो इससे हमें क्या आइडेंटिफाई हुआ है कि कोई भी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन जो हुए होंगे वो ऑडिटर को फट से आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसका हमें किस तरह से लिखना है, किस तरह से इसके पॉइंट्स बन सकते हैं वो भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, कि उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, हम वो चीज क्यों कर रहे हैं और हम उस चीज में क्या करते हैं। ऑडिट में एक प्रोसीजर ही है ना, एनालिटिकल प्रोसीजर ही है, फिर टेस्ट ऑफ डिटेल्स हो गया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हो गया, ये क्या होता है, किस किस चीज का होता है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम, क्योंकि हमें क्या रहता है, हम 1-2 लाइन पढ़ लेते हैं और फिर हमें जब आंसर लिखने का टाइम आता है तो हमें पता ही नहीं रहता कि इसमें क्या लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चंस करो, ठीक है, पता चलेगा किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से उनको लिखना है, क्या उसमें लिखना है, ठीक है, एंड किस तरह से पढ़ना है, रिवाइज किस तरह से करना है वो भी इससे पता चल जाए। क्लियर? तो यही हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक दिस वीडियो, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, ओके, अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करना है। और अगर किसी को सीए इंटर ऑडिट के रेगुलर क्लासेस चाहिए तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।